नमस्कार। संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ये यात्रा है भारत की, जिसे प्रकृति ने हर तरह की जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। जहां उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय हैं, वहीं दक्षिण में दक्कन के पठार, पश्चिम में पश्चिमी घाट जो कि दक्षिण तक फैले हैं, तो पश्चिमोत्तर में थार का मरुस्थल और पूर्वोत्तर में घने वर्षावन। वहीं हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा लद्दाख, एक ठंडा रेगिस्तान। हर स्थान पर मानव जीवन भिन्न है। वनस्पति से लेकर फसलें, खान पान से लेकर पहनावा, रीति रिवाजों से लेकर बोली भाषा, जितनी विविधता जलवायु में है, उतनी ही विविधता यहाँ के निवासियों की जीवन शैली में भी है। अनेकता में एकता की अनोखी मिसाल लिए हजारों वर्षों से चली आ रही भारत की स्वर्णिम संस्कृति की यात्रा आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह होगी और आपको लेकर चलेगी भारत के नए नए क्षेत्रों में, हर बार एक नई जानकारी के साथ। तो आइए यात्रा का आरंभ करते हैं संस्कृति संग्रहण की प्रक्रिया से और सबसे पहले एक नजर डालते हैं पिछले सप्ताह आईजीएनसी और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की झलकियों पर साप्ताहिकी में। देश के कोने कोने में दीपावली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आईजीएनसी ने भी दीपावली उत्सव के अंतर्गत रंगोली और दिया मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें कई प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता के जरिए भारतीय कला की अनूठी झलक पेश की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कर्मचारियों ने धूमधाम से दीपावली मनाई। इस अवसर पर सभी ने परिसर में स्थित चौपाल पर दीप जलाए और एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने सभी सदस्यों से एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सदस्य सचिव ने संस्थान में हुई रंगोली और अन्य प्रतिभागियों के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। कई कर्मचारियों ने दीपावली से जुड़े किस्से कहानियों के माध्यम से अपनी यादों को साझा किया। नई दिल्ली के रविंद्र भवन में साहित्य अकादमी ने कथा संधि का आयोजन किया। साहित्य अकादमी के इस विशेष कार्यक्रम में आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपनी कथा यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि वो बड़े ही सौभाग्यशाली थे कि घर में मां मालती जोशी के रूप में एक बड़ी कथाकार उनके आसपास थीं। इसके बाद उन्होंने अपनी 2 कहानियों वन योगिनी और ऑल द बेस्ट का पाठ किया। नौकरी तो तुम्हें मिल ही जाएगी, लेकिन अपने नाम कुल के अर्थ के बारे में, अपनी जनजाति के बारे में भी जान लिया करो। तभी कमेटी के अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, चलिए साक्षात्कार शुरू करते हैं। वन योगिनी कहानी एक आदिवासी लड़की की प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित है। वहीं कहानी ऑल द बेस्ट एक अधिकारी के बंगले पर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की कहानी है। आईजीएनसी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इसकी शुरुआत व्याख्यान और वाद विवाद प्रतियोगिता से हुई। केंद्र के मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉक्टर प्रतापानंद झा ने निवारक सतर्कता विषय पर व्याख्यान दिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक पहल है। इस साल का विषय है सतर्कता का संकल्प, राष्ट्र की समृद्धि की ओर एक कदम। इस अवसर पर आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई। हम सब मिलकर एक नए उत्साह से, नई उमंग से अपने संस्था के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके साथ ही आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह को बड़े उत्साह के साथ मनाया। बेंगलुरु में एक अनूठे सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें प्रोफेसर केपी राव ने प्राचीन भारतीय लिपियों के बारे में जानकारी दी। इस ज्ञानवर्धक सत्र के बाद विद्वान सदाशिव भट्ट और विदुषी सिंचना मूर्ति ने मनमोहक स्वर संगम प्रस्तुति से श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। असम के गुवाहाटी में असम के लुप्तप्राय लोकगीतों, चिया गीत और नागोली गीत पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ। असम डाउनटाउन विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इस व्याख्यान में प्रसिद्ध लोक कलाकार तरुण आजाद डेका ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। व्याख्यान सत्र के मुख्य अतिथि थे
संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित दुलाल रॉय। विश्वविद्यालय के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। नई दिल्ली में महाराष्ट्र की लोक संगीत और संस्कृति को समर्पित एक शानदार संगीतमय कार्यक्रम तीर्थ रूप महाराष्ट्र का आयोजन किया गया। राहुल जोशी और उनकी टीम द्वारा दी गई इस जीवंत प्रस्तुति में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित महाराष्ट्र के लोक संगीत की गूंज सुनाई दी। आनंद पोटात माझ्या मायेचा मायेचा, आनंद पोटात माझ्या मायेचा मायेचा, आनंद पोटात माझ्या मायेचा, हे दत्ता दर्शनाला जायचं नि जायचं, आनंद पोटात माझ्या मायेचा मायेचा। तीर्थ रूप महाराष्ट्र के माध्यम से देश की राजधानी नई दिल्ली के लोगों को महाराष्ट्र की समृद्ध लोक परंपरा का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। साप्ताहिकी के 7 रंगों से आगे बढ़ते हैं उन अनगिनत रंगों की तरफ जो कि अलग अलग समुदाय के रूप में सारे भारत में बिखरे पड़े हैं। इन समुदायों की भिन्नता और विशिष्टता सच में एक गहन शोध का विषय है। ऐसा शोध मानव विज्ञान कहलाता है। मानव विज्ञान यानी किसी एक समुदाय में रहने वाली मानव जाति के प्रारंभ, सामायिक विकास, रीति रिवाज और विश्वासों का अध्ययन। ऐसा ही एक शोध केरल के नीलांबुर वन क्षेत्र में रहने वाले चोलानेक्कन समुदाय पर किया गया और इस शोध पर लुकिंग फॉर चालान नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। चोलानेक्कन मूल रूप से वन क्षेत्र में रहने वाला और प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्णतः आश्रित समुदाय है। इस समुदाय का वन क्षेत्र के बाहर की दुनिया से कम ही संपर्क है। लुकिंग फॉर चालान जहां एक और केरल की नीलांबुर वन संस्कृति और यहां के लोगों की मनमोहक दुनिया को उत्कृष्ट रूप में उजागर करती है, वहीं चोलानेक्कन समुदाय के कुछ अनजाने पक्षों पर भी प्रकाश डालती है। तो आइए देखते हैं फिल्म लुकिंग फॉर चालान के कुछ अंश अपनी यात्रा के अगले पड़ाव विशेष में। In these forests of bamboo, teak and rosewood, where raging mountain streams thunder along, and where elephants and panthers roam, live the kings of the forest, the Cholaneckon. The Cholaneckon derive their name from the words Chola, meaning deep forests, and Nikon, meaning king. With a population of less than 200, the community had remained unknown for several centuries until 1973, when they were studied by the renowned anthropologist Dr. P.R.G. Mathur. I first visited the Cholaneckon community in 1984, and almost 35 years later, I find myself here again. A new day, and the sun makes its way through the canopy of trees as we set out. This bridge is a window into the world of the Cholaneckon. And I'm hopeful that after all these years, I may finally see Chalan. Our car comes to a sudden halt as Muhammad Ali waves to someone. And I see a familiar face. It is Panapuza Veeran. Hey, dekho asa. Huh? Hey, dekho asa. As Veeran points out the houses where we camped 35 years ago. I recall the government had built these houses to settle the Cholaneckon. I remember them being empty all those years ago. They still remain unoccupied today. We follow the faint sound of a Malayalam song playing on a radio as it leads us to Chalan's sister-in-law.
we ask her about Chalan. She tells us that he lives outside the forest at the Pathanaikan settlement, but visits Manjeri every Wednesday to collect his weekly rations. The process of collecting honey has not changed much since I last visited. Honey is the Chola Naikans' most prized forest product, which they sell to the cooperatives and even to the markets outside the forest. In my language, I call it hard intervention and soft intervention. Hard intervention, we are doing since years. Every year we give them road, we give them houses, we give them these new things. So my priority will always be to give them soft intervention, which you see, health, jobs, linking them to jobs, then skills, major part is skill. Taking food to them every Wednesday, our team, tribal department, health department, Kudumshri team goes to the colony. They also come out to that area, collect their food and go back. So that is actually 1 week ration for them. The Chola Naikans gather on the road near their settlements every Wednesday around noon. With help from the forest officer, we spot Puchapara Karyan. He says he remembers me. I wonder if he really does. I'm told he stays nearby. After seeing him, I'm convinced that I will soon meet Chalan. Our driver Muhammad shows Chalan's photo around in the hope that someone will tell us where he is. We spot a few familiar faces. Some of them captured on our cameras almost 3 decades ago. And we finally see him. Chalan, the young boy, now an aging man. And the meeting is emotional. He was barely 18 to 20 years old when I first met him. Before we leave the next day, we set out to meet Chalan and his family. He is excited to see us. I couldn't believe my eyes. His wife, 2 sons, daughter, daughter-in-law and grandson. Chalan yearns to go back to Manjeri, to the forests and the caves that once sheltered him. Back to a world. तो अभी हम देख रहे थे फिल्म लुकिंग फॉर चालान। ये फिल्म अपने बेहतर शोध और सराहनीय फिल्म निर्माण की वजह से वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल कर चुकी है। भारतीय फिल्में और इन फिल्मों के गाने दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सशक्त पटकथा संवाद और कर्णप्रिय संगीत भारतीय फिल्मों के आधार स्तंभ रहे हैं। फिल्म संगीत में गीतकार, संगीत निर्देशक और गायकों के अतिरिक्त वाद्य यंत्रों और इनके वादकों का भी विशेष महत्व है। इन वाद्य यंत्रों के बिना हम संगीत की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन्हीं वाद्य यंत्रों में एक सुरीला और अनोखा वाद्य यंत्र है पियानो अकॉर्डियन। और आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवा रहे हैं जो पियानो अकॉर्डियन के लिए दुनिया भर में प्रख्यात है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पियानो अकॉर्डियन प्लेयर और संगीतकार इनोक डैनियल की, जिन्हें प्यार से डैनी भी कहा जाता है। भारतीय फिल्म संगीत में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग इनोक डैनियल की ही देन है। उनका संगीत सफर अनेक प्रसिद्ध गायकों जैसे तलत महमूद, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के साथ जुड़ा रहा। उन्होंने एस.डी. बर्मन, सी. रामचंद्र, जय किशन, मदन मोहन जैसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध पियानो अकॉर्डियन प्लेयर इनोक डैनियल को।
सच में इनॉक डैनियल का संगीत सुनकर 1960-70 के दशक में प्रचलित फिल्मी संगीत की यादें ताजा हो गई। अपने विकास के दौर में जैसे भारतीय फिल्म संगीत का स्वरूप बदला, वैसे ही भारत के गांवों का स्वरूप भी बदला। शहरों के फैलाव से सिमटते हुए गांव में जो धरोहर बची है, उसका संरक्षण करने की एक विस्तृत परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, जिसे नाम दिया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक देखिए संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में। इसमें आज आप देखेंगे गुजरात का एक गांव सांदेर, जो अपनी संस्कृति और सुंदरता के लिए जाना जाता है और पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं लिए हुए है। तो चलते हैं गुजरात की सांदेर गांव की यात्रा पर। सांदेर गांव गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है। यहाँ स्थित मां सांदेरी मंदिर और सूर्य मंदिर इस गांव को एक अलग पहचान प्रदान करते हैं। सन 2011 में हुई जनगणना के अनुसार गांव में कुल 1216 घर हैं और यहाँ की कुल जनसंख्या 4940 है। यहाँ स्थानीय रूप से गुजराती भाषा बोली जाती है। गांव की साक्षरता दर 93.91% है। गांव में मौजूद 2 सरकारी प्राइमरी विद्यालय और 1 सरकारी सेकेंडरी विद्यालय सुचारू रूप से शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। सांदेर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय निवासियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। गांव के सभी घरों तक सरकारी योजनाओं के सहयोग से बिजली, शौचालय, स्वच्छ जल और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। सांदेर गांव के निवासियों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि और दुकानदारी है। पारंपरिक गुजराती खाना मिष्ठान के बिना अधूरा माना जाता है। यहाँ के मगज के लड्डू और विशेष प्रकार से तैयार किए जाने वाला सीर स्थानीय लोगों और पर्यटकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। भोजन में यहाँ बाजरा का रोटला, मिक्स वेज की सब्जी और स्थानीय तौर पर प्रसिद्ध देवड़ा बड़े चाव से परोसा जाता है। पहनावे में पुरुष धोती और एक प्रकार का कुर्ता जब्बा पहनते हैं तथा महिलाएं पारंपरिक रूप से साड़ी पहनती हैं। नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा चनिया चोली पहनने का चलन है। गले में सोने का झूमना और कमर में कंढोर यहाँ की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले मुख्य आभूषण हैं। मां संदेरी का मंदिर यहाँ के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मां संदेरी इस गांव की कुल देवी हैं। प्रत्येक वर्ष दुर्गा अष्टमी के दिन मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस यज्ञ में गांव के सभी लोग भाग लेते हैं और गांव में सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यहाँ स्थित सूर्य मंदिर वास्तु का अद्भुत नजारा पेश करता है। ये मंदिर मोटेरा के सूर्य मंदिर की तर्ज पर बनाया गया था।
गांव का सिद्धनाथ मंदिर लाखेनी पूजा के लिए प्रसिद्ध है। बेराई माता मंदिर पर नवरात्रि की नवमी के दिन रात्रि उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में महिलाएं परंपरा के अनुसार सिर पर 108 दिए लेकर गरबा करती हैं। सांदेर गांव की धार्मिक मान्यताएं, संस्कृति और पर्वों को मनाने के भिन्न तौर तरीके श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskruti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।